मैथ्स फाउंडेशन के फिजिक्स के क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं इरफान आलम आपको पढ़ा रहा हूं क्लास 12 के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है ऑल्टरनेटिंग करंट, और आज इस चैप्टर का डे 2 है। डे 1 में मैंने आपको पढ़ाया था कि इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ किस तरह से प्रोड्यूस करते हैं, और फिर ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ क्या है ये बताया था। ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ के इंस्टेंटेनियस वैल्यू के लिए मैंने एक एक्सप्रेशन निकाला था। आज हम लोग बात करेंगे पहले इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, और फिर हम लोग ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में बात करेंगे। तो आइए आज हम लोग शुरुआत करते हैं। आज का हेडिंग आप देख रहे हैं, लिखा हुआ है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड करंट। आइए समझते हैं ये क्या है। सपोज कीजिए कि ये आपके पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल है और ये कॉइल किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। यहां पर मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और यहां पर मैग्नेट का साउथ पोल है। ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल है। इस कॉइल में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n है। जब आप इस कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कराते हैं इस तरीके से, जब कॉइल अगर ये मैग्नेटिक फील्ड में इस तरह से रोटेट करेगा तो इस कॉइल के साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उस मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ जाएगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आने की वजह कर ईएमएफ डेवलप होगा। ऐसे ईएमएफ को कहा जाता है इंड्यूस्ड ईएमएफ। इस इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला मैंने निकाला था, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, जिसे मैंने बताया था कि ई नॉट ये पीक वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ है और E इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ है। तो जब कॉइल को रोटेट करेंगे तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, और इस ईएमएफ के कारण इस कॉइल में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा। इस करंट को कहा जाता है इंड्यूस्ड करंट। जब इसमें ईएमएफ डेवलप होगा तो इस ईएमएफ के कारण इस कॉइल में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, और इस इलेक्ट्रिक करंट का नाम होगा इंड्यूस्ड करंट। तो इस इंड्यूस्ड करंट के लिए क्या एक्सप्रेशन होगा और ये इंड्यूस्ड करंट का नेचर कैसा होगा, इसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसी चीज के बारे में। आइए इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड करंट, ये जो कॉइल में करंट इंड्यूस हो रहा है उसका इंस्टेंटेनियस वैल्यू I है, और ये जो कॉइल है उसका रेजिस्टेंस R है। हम लोगों ने किरचॉफ्स के लॉ में पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट ये ईएमएफ के बराबर होता है। किसी भी क्लोज लूप में इलेक्ट्रिक करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट उस लूप में करंट और उस लूप के रेजिस्टेंस के बराबर होता है। तो ये जो कॉइल है इसका रेजिस्टेंस R है और इसमें करंट I है, तो ये I इंटू R ये बराबर हो जाएगा E के। अब आप देखेंगे इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ मैंने बताया इसका वैल्यू होता है E नॉट साइन ओमेगा टी, तो E के बदले प्लेस कर देंगे E नॉट साइन ओमेगा टी। अब इस इक्वेशन को हम लोग R के बदले सॉल्व करेंगे, R के लिए सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। आप जानते हैं E इज इक्वल टू होता है E नॉट साइन ओमेगा टी। अब आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये जो I है ये I सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगा साइन फंक्शन पर। साइन का वैल्यू अगर 0 होगा तो I 0 हो जाएगा। साइन का वैल्यू अगर मैक्सिमम होगा और साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है तो I का वैल्यू हो जाएगा E नॉट बाई R। मतलब जैसे जैसे साइन का वैल्यू चेंज करेगा वैसे वैसे करंट का वैल्यू चेंज करेगा। जब साइन मैक्सिमम होगा तो करंट भी मैक्सिमम हो जाएगा, और साइन का मैक्सिमम वैल्यू होता है 1। अगर आप साइन का वैल्यू 1 ले लेंगे तो I इज इक्वल टू E नॉट बाई R आ जाएगा। ये करंट का मैक्सिमम वैल्यू होगा और इस वैल्यू को कहा जाता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड करंट। तो आइए आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं क्या है। लिखा हुआ है I will be maximum if sin omega t 1। अगर sin omega t 1 होगा तो I इज इक्वल टू E नॉट बाई R इंटू 1, तो I इज इक्वल हो जाएगा E नॉट बाई R, और इस E नॉट बाई R को I नॉट लिखा जाता है, वेयर I नॉट इज
पीक वैल्यू ऑफ इंड्यूस करंट। आई नॉट को कहा जाता है पीक वैल्यू ऑफ इंड्यूस करंट। तो अब आप देख रहे थे आई की जो फॉर्मूला था वो था ई नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी। इसका मतलब ये हुआ कि ई नॉट बाई आर ये करंट का मैक्सिमम वैल्यू है और इसे आई नॉट से लिखा जाता है, तो इसके बदले में आई नॉट लिखा जा सकता है। तो आई इज इक्वल हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये जो है आपको इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ इंड्यूस करंट का फॉर्मूला हो गया, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ इंड्यूस करंट। अब हम लोग ये जानेंगे कि इस करंट का नेचर कैसा है, और इस करंट के नेचर को जानने के लिए हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ये टाइम है, ये टाइम है और ये करंट है। करंट और टाइम के बीच का ग्राफ कैसा आता है, आइए हम लोग ग्राफ को देखते हैं। आप देखेंगे मैंने आपको बताया I इज इक्वल टू होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी, और ओमेगा का फॉर्मूला होता है आई नॉट साइन 2 पाई बाई टी इंटू टी। ओमेगा मैंने आपको पढ़ाया एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है 2 पाई बाई टी, जाके टी टाइम पीरियड है। मैंने आपको बताया था जब आप ये कॉइल को रोटेट करते हैं तो कॉइल को जब पूरी तरह से आप रोटेट कर लेंगे, वन फुल रोटेशन दे देंगे, तो इसके टाइम को कहा जाता है टाइम पीरियड। अगर ये आधा रोटेट करेगा तो ये हाफ टाइम पीरियड हो जाएगा, क्वार्टर रोटेट करेगा तो ये आपको जो है क्वार्टर टाइम पीरियड हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग 5 वैल्यूज ऑफ टाइम लेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग इंड्यूस करंट का वैल्यू निकालेंगे। तो अब आप देख रहे हैं सबसे पहले जो टी का वैल्यू हम लोग लेंगे, t इज इक्वल टू 0। जब t का वैल्यू 0 ले लेंगे तो ये वाला टर्म जो कि ओमेगा t रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। जब ये 0 हो जाएगा तो i का वैल्यू, जब आप यहां पे 0 पुट करेंगे तो i नॉट इंटू 0, i का वैल्यू 0 हो जाएगा। जब साइन ओमेगा t का वैल्यू 0 हो जाएगा, और जब साइन ओमेगा t 0 हो जाएगा तो i का वैल्यू भी 0 हो जाएगा। अब हम लोग इस टाइम को चेंज करेंगे, टाइम 0 के बदले में हम लोग टाइम 2 पाई बाई टाइम जो लेंगे t बाई 4 ले लेंगे, ये t बाई 4। जब आप t बाई 4 ले लेंगे तो t और t कैंसिल हो जाएगा, 2 टू द 4 कैंसिल हो जाएगा, और ये i के लिए फॉर्मूला हो जाएगा आई नॉट साइन पाई बाई 2। पाई बाई 2 के मतलब होता है 90, और साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। तो इस तरह से आपको आई नॉट इंटू 1 मतलब i का वैल्यू आपको आ जाएगा आई नॉट। तो साइन t बाई 4 लेंगे, पाई बाई 2 आ जाएगा, साइन का वैल्यू 1 आ जाएगा, और जब साइन का वैल्यू 1 आ जाएगा तो i का वैल्यू आई नॉट हो जाएगा। इसी तरह से जब आप टाइम का वैल्यू t बाई 2 लेंगे, मतलब हाफ साइकिल टाइम लेंगे, तो ये आप देखेंगे ये पाई आ जाएगा, और साइन पाई का वैल्यू 0 होता है, और i का वैल्यू 0 हो जाएगा। जब टाइम का वैल्यू आप 3t बाई लेंगे तो i का वैल्यू माइनस आई नॉट हो जाएगा, और टाइम का वैल्यू जब आप t ले लेंगे तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो इस तरह से आप देखेंगे i का वैल्यू शुरू में 0, फिर आई नॉट, फिर 0, फिर माइनस आई नॉट, फिर 0। अब हम लोग इस टाइम और इस करंट का एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। इस ग्राफ के जरिए हम लोगों को पता चल पाएगा। आइए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। जब हम लोगों ने टाइम का वैल्यू 0 लिया तो इलेक्ट्रिक करंट 0 था। जब टाइम का वैल्यू t बाई 4 लिया तो इलेक्ट्रिक करंट आई नॉट था। जब टाइम का वैल्यू t बाई 2 लिया तो इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू फिर 0 हो गया। जब टाइम का वैल्यू हम लोगों ने 3t बाई 4 लिया तो आई का वैल्यू माइनस आई नॉट आया था, और जब टाइम का वैल्यू t लिया तो हम लोगों को करंट का वैल्यू फिर से 0 हो गया। तो अगर आप टाइम के साथ करंट का वैल्यू देखेंगे तो जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता है करंट का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, यहां पर आकर के करंट मैक्सिमम हो गया। फिर आप देखेंगे टाइम के साथ करंट डिक्रीज कर रहा है, और t बाई 2 टाइम पर ये करंट आकर के फिर से 0 हो गया। अब आप देखेंगे आगे टाइम बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है इन रिवर्स डायरेक्शन, और ये जो है आपको फिर 0 जाकर के ये मैक्सिमम हो जाता है। तो इस बार रिवर्स डायरेक्शन में मैक्सिमम हुआ, और इस तरीके से फिर ये जाकर के आपको 0 हो गया। तो आप देखेंगे कि ये करंट एक बार एक डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और दूसरे बार दूसरे डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। मतलब ये करंट अपने मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन को
एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिवर्स कर ले रहा है, ऐसे ही करंट को कहा जाता है ऑल्टरनेटिंग करंट। बात समझ रहे हैं? अगर आप इसके एम्पलीट्यूड की बात करेंगे तो इसका एम्पलीट्यूड आई नॉट ये फिक्स्ड है, तो एन इलेक्ट्रिक करंट दैट हैज कांस्टेंट एम्पलीट्यूड and reverses its magnitude as well as direction both after a regular interval of time, ऐसे करंट को कहा जाता है ऑल्टरनेटिंग करंट। अगर करंट इस तरीके से रिवर्स करेगा तो ये करंट ऑल्टरनेटिंग करंट कहलाएगा। बात समझ गए? तो आइए फिर से देखते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट का डेफिनेशन। लिखा हुआ है an electric current that has constant amplitude and reverses its magnitude as well as direction both after a regular interval of time is called alternating current। आपको मैंने ग्राफ दिखाया है और ग्राफ कुछ इस तरीके से था। यहां से यहां के बीच का जो टाइम है ये यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, इसको वन फुल साइकिल कहा जाता है। ये यहां से यहां तक इसे वन फुल साइकिल कहा जाता है और इस साइकिल को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसे वन साइकिल टाइम कहा जाता है। तो यहां से यहां के बीच का जो टाइम है यह हाफ साइकिल टाइम है, यहां से यहां के बीच का जो टाइम है यह दूसरा हाफ साइकिल टाइम है। यह फर्स्ट हाफ साइकिल टाइम कहलाएगा और यह दूसरा हाफ साइकिल टाइम कहलाएगा। बात समझ रहे हैं? ये फर्स्ट हाफ साइकिल टाइम है और ये दूसरा, मतलब t/2 ये फर्स्ट हाफ साइकिल टाइम है और ये आपको t आ गया, ये दूसरा हाफ साइकिल टाइम है। तो हाफ साइकिल टाइम के लिए इलेक्ट्रिक करंट एक डायरेक्शन में फ्लो करता है और दूसरे हाफ साइकिल टाइम के लिए ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो एन ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लोज इन वन डायरेक्शन फॉर हाफ साइकिल टाइम एंड इन ऑपोजिट डायरेक्शन फॉर अनदर हाफ साइकिल टाइम। जब ऑल्टरनेटिंग करंट होगा तो हाफ साइकिल टाइम के लिए एक डायरेक्शन में और दूसरे हाफ साइकिल टाइम के लिए ऑपोजिट। जैसे पहले हाफ साइकिल टाइम के लिए मान लिया जाए कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो दूसरे हाफ साइकिल टाइम के लिए ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो बात समझ गए? एक ऐसा करंट जिसका कांस्टेंट एम्पलीट्यूड हो और करंट अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिवर्स कर लेता हो, यह ऑल्टरनेटिंग करंट कहलाता है। कोई ऑल्टरनेटिंग करंट हाफ साइकिल टाइम के लिए एक डायरेक्शन में और दूसरे हाफ साइकिल टाइम के लिए दूसरे डायरेक्शन में फ्लो करता है। आइए आगे देखते हैं। तो अभी आपने देखा ऑल्टरनेटिंग करंट का जो एक्सप्रेशन था वो I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी है। इसे साइनोसॉइडल ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। साइनोसॉइडल ऑल्टरनेटिंग मतलब इसमें जो वेरिएशन होता है वो साइन फंक्शन के अकॉर्डिंगली होता है। अब आप थोड़ा सा यहां पर डायग्राम में देखेंगे, ये एक करंट है और इस टाइम t/2 के लिए ये कांस्टेंट है और ये पॉजिटिव डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और t/2 के बाद फिर ये अचानक निगेटिव हो जाता है और एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहता है। तो आप देख रहे हैं यहां से लेकर के यहां तक इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव डायरेक्शन में था और ये कांस्टेंट एम्पलीट्यूड था और फिर यहां से यहां तक ये निगेटिव डायरेक्शन में हो गया और यहां भी कांस्टेंट एम्पलीट्यूड है। तो यहां भी एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है और एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद करंट अपना डायरेक्शन रिवर्स कर ले रहा, तो ये भी ऑल्टरनेटिंग करंट होगा। यहां आप देखेंगे ये करंट 0 से मैक्सिमम हुआ और यहां पर जाकर के अचानक रिवर्स डायरेक्शन में इसका वैल्यू फिर मैक्सिमम हो गया। जैसे मान लिया जाए कि सपोज कीजिए कि ये 5 मिली एम्पियर था क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो अचानक इस टाइम t/2 पर जाकर के इसका वैल्यू हो जाता है -5 मिली एम्पियर। मतलब अगर पहले क्लॉकवाइज डायरेक्शन में था तो अब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है और फिर इसका वैल्यू आपको घटते घटते 0 हो गया। मतलब टाइम t पर आकर के ये 0 हो गया और फिर ये इंक्रीज कर रहा है। तो ये इलेक्ट्रिक करंट एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपना डायरेक्शन रिवर्स कर ले रहा है और इसका भी एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, तो ये भी ऑल्टरनेटिंग करंट है। उसी तरह से ये तो आपने देख लिया कि ऑल्टरनेटिंग करंट है, लेकिन आप देखेंगे इस करंट में डायरेक्शन तो रिवर्स हो रहा है लेकिन एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद नहीं हो रहा है और इसका एम्पलीट्यूड लगातार डिक्रीज कर रहा है, तो ये ऑल्टरनेटिंग करंट नहीं है। तो आपसे पूछा गया इसमें कौन ऑल्टरनेटिंग करंट नहीं है, तो ये डी वाला जो होगा ये ऑल्टरनेटिंग करंट नहीं है, बाकी सारा का सारा ऑल्टरनेटिंग करंट है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स ऑल्टरनेटिंग करंट।
तो ये तो आप क्लियर देख रहे हैं कि ये वाला ऑल्टरनेटिंग करंट नहीं होगा, ये वाला ऑल्टरनेटिंग करंट नहीं होगा। अब इसमें और इसमें डिसाइड करना है कि कौन ऑल्टरनेटिंग करंट होगा। तो ये ऑल्टरनेटिंग करंट ये है क्योंकि ये साइनोसॉइडली वेरी कर रहा है। यहां पर ये ऑल्टरनेटिंग करंट नहीं है क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट जब भी स्टार्ट होता है तो ओरिजिन से स्टार्ट होता है, और ये ओरिजिन से जाकर के स्टार्ट नहीं हो रहा, बल्कि शुरुआत में इसके पास कुछ वैल्यू है, तो ये वाला ऑल्टरनेटिंग नहीं होगा। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ ऑल्टरनेटिंग जो होगा वो डी होगा। डी इज द ऑल्टरनेटिंग करंट। हालांकि ये रिवर्स कर रहा अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों, लेकिन इसके पास इनिशियल ही कुछ एम्पलीट्यूड है, और अगर इनिशियल कुछ एम्पलीट्यूड हो जाएगा तो ऐसा करंट ऑल्टरनेटिंग करंट नहीं होता है। आइए नेक्स्ट आते हैं। हमने आपको अभी ऑल्टरनेटिंग करंट का फॉर्मूला दिखाया है, और ऑल्टरनेटिंग करंट का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये आपको बेसिक्स लेवल का फॉर्मूला है, लेकिन इन जनरल ऑल्टरनेटिंग करंट का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। जनरल में ऑल्टरनेटिंग करंट का ये फॉर्मूला होगा I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। यहां पर आई नॉट को कहा जाता है पीक वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, I कहलाता है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, ओमेगा कहलाता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और फाई को कहा जाता है इनिशियल फेज, और ओमेगा टी प्लस 5 ये कहलाता है फेज एंगल। तो ये ऑल्टरनेटिंग करंट में ये एक्सप्रेशन है, और कौन सा चीज क्या बता रहा है ये आप देख रहे हैं। ये पी नॉट आई नॉट मैक्सिमम वैल्यू, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इनिशियल फेज है। हम लोग बारी बारी से इन सारे टर्म को डिफाइन करेंगे। आइए आगे चलते हैं। अब हम लोगों के पास ऑल्टरनेटिंग करंट से संबंधित कुछ टर्म है। इसमें सबसे पहला टर्म जो कि कहलाता है सबसे पहला है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी या इसका दूसरा नाम एंगुलर वेलोसिटी भी है। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी। अब आप देखेंगे ये वाला कॉइल ये मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रहा है। जब एक रोटेशन कंप्लीट कर लेता है, ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में एक रोटेशन कंप्लीट कर लेता है, तो ये 360 डिग्री का एंगल बनता है, यानी 2 पाई का एंगल बनता है। तो जब एक रोटेशन कंप्लीट कर लेता है तो 360 का एंगल बनता है। इसको 1 सेकेंड में ये कॉइल जितना एंगल बनाएगा इसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिस्क्राइब्ड बाय द कॉइल ऑफ डायनामो इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में ये जितना एंगल डिस्क्राइब करेगा, अगर एक रोटेशन कंप्लीट करता है तो 360 डिग्री का एंगल बनेगा, लेकिन 1 सेकेंड में ये कितने का एंगल बनाता है, इस एंगल को एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी के नाम से जाना जाता है। द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिस्क्राइब्ड बाय अ कॉइल ऑफ डायनामो इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, और इसे हम लोग इस सिंबल से लिखते हैं। ये सिंबल कहलाता है ओमेगा, और ओमेगा के लिए फॉर्मूला आता है ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी। थीटा ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है और ये टी टाइम है, तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम हो गया, इसे रेडियन पर सेकंड कहा जाता है। उसके बाद है टाइम पीरियड ऑफ एसी। अभी आपको मैंने बताया था टाइम पीरियड ऑफ एसी। टाइम पीरियड ऑफ एसी क्या, इसको समझिए। अभी मैंने आपको बताया था एसी के बारे में, कि आपके पास ये एक ऑल्टरनेटिंग करंट है, और ये ऑल्टरनेटिंग करंट ये आधा पार्ट ऊपर है और आधा पार्ट नीचे है। ये दोनों को मिला करके कहा जाता है 1 साइकिल। ऑल्टरनेटिंग करंट का ये 1 साइकिल कहलाएगा। यहां से यहां तक का टाइम t/2 था और यहां से यहां तक का टाइम t था, तो 1 साइकिल कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है इसे टाइम पीरियड ऑफ एसी कहा जाता है। द टाइम टेकन बाय एन ऑल्टरनेटिंग करंट टू कंप्लीट 1 फुल साइकिल इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ एसी, और टाइम पीरियड ऑफ एसी को कैपिटल T से लिखा जाता है। तो पहला था एंगुलर फ्रीक्वेंसी, the angular displacement described by an alternating current, the angular displacement described by the coil of dynamo in 1 second is called angular frequency or angular velocity of AC.
वन रोटेशन कंप्लीट, वन साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है इसे टाइम पीरियड ऑफ एसी कहा जाता है। आइए आगे देखते हैं। तो पहला था एंगुलर फ्रीक्वेंसी, दूसरा है टाइम पीरियड। आइए तीसरा देखते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि जब कोई भी कॉइल वन रोटेशन कंप्लीट कर लेता है तो ये 360 डिग्री का एंगल डिस्क्राइब करता है, और 360 डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो ये 2 पाई रेडियन हो जाएगा। तो अगर कोई कॉइल वन रोटेशन कंप्लीट करता है मतलब वो 2 पाई रेडियन का एंगल डिस्क्राइब करता है, और वन रोटेशन कंप्लीट कर रहा है मतलब वन साइकिल कंप्लीट हो जा रहा है, तो वन साइकिल में जो टाइम लगता है उसे कैपिटल टी से लिखा जाता है। तो अगर थीटा का वैल्यू 2 पाई हो तो टाइम को कैपिटल टी से लिखा जाएगा। थीटा का वैल्यू 2 पाई हो तो टाइम को टी से लिया जाएगा, और एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला था 2 पाई बाई थीटा बाई टी, तो थीटा के बदले हम लोग 2 पाई ले लेंगे। ये था थीटा बाई टी, थीटा के बदले 2 पाई और टाइम के बदले टी ले देंगे, तो ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी और टाइम के बीच रिलेशन हो जाएगा। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी, या अगर आप टी को सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बनाते हैं तो ये 2 पाई बाई ओमेगा हो जाएगा। ये टाइम पीरियड और एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बीच रिलेशन है। उसके बाद है लीनियर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी। ये जो कॉइल है ये कॉइल रोटेट करता है, जब एक बार कॉइल रोटेट करेगा तो एक साइकिल कंप्लीट होता है। अगर ये कॉइल 5 टाइम्स रोटेट करेगा तो ऑल्टरनेटिंग करंट का 5 साइकिल्स कंप्लीट होगा, मतलब जितना बार रोटेट करेगा 1 सेकंड में उतना साइकिल कंप्लीट होगा। तो 1 सेकंड में जितना बार रोटेट करेगा मतलब जितना साइकिल कंप्लीट होगा उसको कहा जाता है लीनियर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी। टोटल नंबर ऑफ साइकिल्स completed by an alternating current in 1 second, total number of cycles completed by an alternating current in 1 second is called linear frequency of AC। जैसे मान लिया जाए कि कोई alternating current 1 सेकंड में ये एक ही साइकिल बनाया तो उसकी फ्रीक्वेंसी 1 हो जाएगी। अगर मान लिया जाए कि 1 सेकंड में ये 2 साइकिल बना लिया, ये 2 साइकिल हो गया तो उसकी लीनियर फ्रीक्वेंसी 2 हो जाएगी। अगर 1 सेकंड में इसने 3 साइकिल बना लिया तो इसकी लीनियर फ्रीक्वेंसी 3 हो जाएगा। तो 1 सेकंड में जितना साइकिल कंप्लीट होगा इसे ही कहा जाता है लीनियर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी। टोटल नंबर ऑफ रोटेशन या साइकिल्स प्रोड्यूस पर सेकंड बाय एन ऑल्टरनेटिंग करंट इज कॉल्ड लीनियर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी। और लीनियर फ्रीक्वेंसी को इस सिंबल से लिखा जाता है, ये न्यू कहलाता है, और ये टाइम पीरियड का इनवर्स होता है। तो न्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन टी, ये लीनियर फ्रीक्वेंसी है। अब आप देखेंगे ये 1/t है और इसका टाइम का यूनिट होता है सेकंड, तो ये पर सेकंड हो जाएगा। इस लीनियर फ्रीक्वेंसी का एक और यूनिट होता है जिसे हम लोग हर्ट्ज कहते हैं। तो अभी आपने पढ़ा था एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला था ये 2 पाई बाई टी। इसे आप लिख सकते हैं 1/t इंटू 2 पाई, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पाई इंटू 1/t। और अभी मैंने आपको बताया है 1/t का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, तो ओमेगा के बदले 2 पाई न्यू भी हो जाएगा। मतलब आप ओमेगा को 2 पाई बाई टी भी लिख सकते हैं और ओमेगा 2 पाई न्यू भी लिख सकते हैं। तो ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी और लीनियर फ्रीक्वेंसी के बीच रिलेशन हो गया। ये वाला एंगुलर फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच रिलेशन है, ये लीनियर फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड, और ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी और लीनियर फ्रीक्वेंसी के बीच रिलेशन है। देखिए इन लीनियर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, इंडिया में जो हम लोग ऑल्टरनेटिंग करंट यूज करते हैं इसकी लीनियर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है। इंडिया में यूज किया जाने वाला ऑल्टरनेटिंग करंट इसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है, और इसका जो वोल्टेज होता है ये 220 वोल्ट, स्टैंडर्ड वोल्टेज 220 वोल्ट होता है, जो इंडिया में डोमेस्टिक पर्पस पे यूज किया जाता है। फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज और ईएमएफ 220 वोल्ट। आगे चलते हैं, आइए नेक्स्ट है इनिशियल फेज। अभी मैंने आपको फॉर्मूला दिखाया था I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। जब आप टाइम का वैल्यू 0 ले लेंगे, अगर टाइम का वैल्यू 0 ले लिया जाए तो ये I इज इक्वल टू आई नॉट साइन 5 हो जाएगा। तो ये साइन 5 अब ये डिटरमाइन करेगा करंट के मैग्नीट्यूड को और करंट के डायरेक्शन को। ये मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ये फाई के ऊपर डिपेंड करेगा। तो t इज इक्वल टू 0 पर ऑल्टरनेटिंग करंट का मैग्नीट्यूड कितना है
और इसका डायरेक्शन क्या है। जिस फिजिकल क्वांटिटी से इस बात का पता चलता है उसे इनिशियल फेज कहा जाता है। द फिजिकल क्वांटिटी दैट डिटरमाइंस मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट एट टी इज इक्वल टू 0। टाइम 0 ले लिया तो करंट का मैग्नीट्यूड कितना है और डायरेक्शन क्या है, जो फिजिकल क्वांटिटी ये बताएगा उसे इनिशियल फेज कहते हैं। द फिजिकल क्वांटिटी दैट डिटरमाइंस मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एसी एट t is equal to 0 is called initial phase of AC. It is represented by phi. उसके बाद पीक वैल्यू ऑफ एसी, मैंने बताया आपको कि एसी का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है जिसे आई नॉट से लिखते हैं, यही पीक वैल्यू ऑफ एसी कहलाता है। ये जनरल फॉर्मूला ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए, तो ये फॉर्मूला था I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। आई नॉट पीक वैल्यू है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और फाई इनिशियल फेज है। तो ये ऑल्टरनेटिंग करंट का बेसिक्स था। आइए अब हम लोग कुछ और आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एसी इज गिवन एज, ये I इज इक्वल टू 20 मिली एम्पियर साइन 100 पाई टी प्लस पाई है। इसमें आपको बताया गया है पीक वैल्यू ऑफ एसी क्या होगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी क्या होगा, टाइम पीरियड ऑफ एसी क्या होगा, लीनियर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी क्या होगा, लीनियर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी और इनिशियल फेज क्या होगा। तो इस इक्वेशन को, जो जनरल इक्वेशन है ऑल्टरनेटिंग करंट का, उससे आप कंपेयर करें। आपको मालूम है जनरल इक्वेशन होता है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ये जनरल इक्वेशन है। अब आप इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर कीजिए। ये आई नॉट है, मतलब साइन के पहले जो वैल्यू होता है वो आई नॉट है और साइन के पहले 20 मिली एम्पियर है। इसका मतलब हुआ कि पीक वैल्यू ऑफ एसी जो हो जाएगा आई नॉट, ये हो जाएगा 20 मिली एम्पियर। अब आपसे पूछा गया है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहलाता है। तो टी से पहले वाला जो टर्म होता है वो ओमेगा होता है, टी से पहले 100 पाई है, तो इसका मतलब हुआ कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी का वैल्यू हो जाएगा 100 पाई। ये हो गया। उसके बाद फिर आपसे पूछा गया है टाइम पीरियड ऑफ एसी, तो अभी आपने पढ़ा टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। अब आप 2 पाई पुट कीजिए और यहां पर आप 100 पाई पुट कीजिए, तो ये पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, ये आपको 50 आ जाएगा, तो ये आपको आ जाएगा टाइम पीरियड 50 सेकेंड। अब आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो ये 0.02 सेकेंड्स आ जाएगा। मतलब ये हुआ कि इस ऑल्टरनेटिंग करंट का टाइम पीरियड 0.2 सेकेंड है, मतलब इतने टाइम में एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपसे पूछा गया है लीनियर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, तो अभी आपको मैंने बताया लीनियर फ्रीक्वेंसी होता है 1/t, और आपने देखा कि 1/t ये 50 है, तो इस तरह से आपको ये 50 हर्ट्ज हो जाएगा। t का वैल्यू 1/50 आया है, ये रिवर्स हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 1/50, ये 50 आ जाएगा और ये लीनियर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज बनेगा। उसके बाद आपसे बताया गया इनिशियल फेज, तो ये जो ये वाला टर्म है, ये टर्म इनिशियल फेज है और यहां पर फाई है, तो इनिशियल फेज का वैल्यू आ जाएगा पाई। तो इस तरह से एक जनरल इक्वेशन से कौन कौन सा फिजिकल क्वांटिटीज ऑल्टरनेटिंग करंट का है ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। आंसर दिया हुआ यहां पर सारी चीज का। अब आगे बात हम लोग करते हैं, थोड़ा सा फिर से बात को समझते हैं। ये अपने पास एक ऑल्टरनेटिंग करंट है, ऑल्टरनेटिंग करंट और टाइम के बीच का हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। ये आपको t/2 है और ये t है। आपको दिखाया था कि ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। ये वाला जो वैल्यू है ये I0 है और ये वाला जो वैल्यू है ये -I0 है। अब आपसे ये आप देख रहे हैं, ये जो शेडेड पोर्शन है ये एरिया कहलाता है। ये इलेक्ट्रिक करंट और टाइम के बीच का एरिया है, इलेक्ट्रिक करंट और टाइम के बीच का एरिया है। तो इलेक्ट्रिक करंट और टाइम के बीच का एरिया ये आपको टोटल चार्ज कैलकुलेट करेगा। द एरिया बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड टाइम एक्सिस, द एरिया बिटवीन द ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड टाइम एक्सिस विल मेजर चार्ज। यहां पर चार्ज मेजर करेगा, ये बात को लिख दिया। द एरिया बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड टाइम एक्सिस मेजर चार्ज पासिंग थ्रू द सर्किट। तो आप देखेंगे हाफ साइकिल टाइम में मान लिया जाए कि ये क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज पास किया है।
अगर आप दूसरे हाफ साइकिल टाइम में लेंगे तो इधर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ था, तो चार्ज इधर से इधर गया था। लेकिन ये वाला एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा, मतलब चार्ज उल्टे दिशा में जा रहा, तो इस केस के लिए हम लोग चार्ज का वैल्यू लिखेंगे -q। तो हाफ साइकिल टाइम में चार्ज का फ्लो +q होगा और दूसरे हाफ टाइम में -q होगा। मतलब एक बार चार्ज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगा और दूसरे बार चार्ज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगा, तो पूरे साइकिल में नेट चार्ज का जो फ्लो हो जाएगा वो आपको 0 हो जाएगा। तो नेट चार्ज फ्लोड बाय एन अल्टरनेटिंग करंट ड्यूरिंग फुल साइकिल टाइम इज 0। क्या लिखते हैं देखिए, द एरिया बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड टाइम एक्सिस मेजर्स चार्ज पासिंग थ्रू द सर्किट। उसके बाद द अमाउंट ऑफ चार्ज सेंट बाय एन अल्टरनेटिंग करंट ड्यूरिंग फुल साइकिल टाइम इज 0। पूरे साइकिल टाइम में ये चार्ज का वैल्यू 0 हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं ये कंप्लीट हो गया। तो ये बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट था। हमने आपको ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ क्या होता है, ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है और इससे रिलेटेड जो टर्म्स है वो टर्म्स मैंने बता दिया है। अगली क्लास में हम लोग डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ के बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए इतने, ठीक, ओके, थैंक यू।